You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. चलिए स्टार्ट करते हैं। ఛార్జరా సరే అది అక్కడ పెట్టి ఉంది చూడు. ये शिवांगी आईफोन के नाम से जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, प्लीज रीनेम योरसेल्फ। जो भी स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन करेंगे अपने नाम से ज्वाइन करेंगे। सो हूसोएवर हैज बीन ज्वाइंड विद द नेम ऑफ आईफोन एंड 1601, प्लीज रीनेम योरसेल्फ। ओके, एंड अपना माइक ऑफ कीजिए। चलिए, तो जीएसटी फास्ट ट्रैक रिवीजन हमारा, अगर हम सीएमए इंटर की बात करें तो सीएमए इंटर में हमारा 80 मार्क्स जीएसटी को कवर करता है। और यस प्रियांशी, चले, तो सीएमए इंटर में 80 मार्क्स हमारे जीएसटी को कवर करता है, 20 मार्क्स कस्टम को कवर करता है। अगर हम सीएमए फाइनल की बात करें तो हमारा 20 मार्क्स हमारा कस्टम है, 10 मार्क्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, 20 मार्क्स की केस स्टडी है, ठीक है, और रिमेनिंग हमारा हो गया 50 मार्क्स जीएसटी, ठीक है। बट अगर अपन केस स्टडी की बात करेंगे तो केस स्टडी जैसा एज सच कोई 20 मार्क्स का कंटेंट नहीं कवर होता है। दैट वेटेज इज गिवन टू जीएसटी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए, हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले हमारे सीएमए इंटर का सिलेबस। और सीएमए इंटर के सिलेबस में फर्स्ट इंस्टेंस हम कितने मॉड्यूल के सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। हमारा, अगर हम सीएमए इंटर का स्टडी मटेरियल देखें तो सीएमए इंटर के स्टडी मटेरियल में हम हमारे जीएसटी कंटेंट को 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। एक पोर्शन होगा हमारा स्टडी नोट 1 to 4। स्टडी नोट 1 to 4 में हम क्या क्या कवर करेंगे, हमारे बेसिक्स को कवर करेंगे, वैल्यूएशन को कवर करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई को कवर करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई को कवर करेंगे एंड आईटीसी को कवर करेंगे, ठीक है। बेसिक्स हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यूएशन हो गया और आईटीसी हो गया। सो फर्स्ट इंस्टेंस हम अपने जीएसटी में इस रिवीजन को कवर करेंगे एंड सेकंड स्लॉट में हम लेंगे हमारा स्टडी नोट 5 to 13 अराउंड, जहां पर हमारे प्रोसीजरल पार्ट की बारी आएगी। और प्रोसीजरल पार्ट की बारी का मतलब हम वहां पर क्या क्या कवर करेंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, ये सब प्रोसीजर हम वहां पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारे सेक्शंस की हम बात करें, हमने क्लास में भी कई बार कवर किया हमारे सेक्शन 7 को। सेक्शन 7 किसके बारे में बात करता है, सप्लाई के बारे में बात करता है, ठीक है। सेक्शन 7(1)
ए, 71B, 71C, ये किसको बताता है? एक्टिविटी सप्लाई है या नहीं है। ठीक, इसके बाद सेक्शन 71A, 71A किसको बताता है? कोई भी एक्टिविटी गुड्स है या सर्विस है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 की, जहां पर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। 7 सबसेक्शन 3, गवर्नमेंट किसी भी एक्टिविटी को गुड्स बोल सकती है और किसी भी एक्टिविटी को सर्विस बोल सकती है। तो ये बेसिक हमारे सप्लाई का सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन 8(1)(a), सेक्शन 8 एंड 1A और 2, सेक्शन 8(1)(a) और B किसको बताता है? कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई को। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, 9 सबसेक्शन 2 किसके बारे में बात करेगा? चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात करेगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, 9 सबसेक्शन 4 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करेगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में बात करेगा, जिन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी ई कॉमर्स ऑपरेटर की होती है। सेक्शन 10, यस, सेक्शन 10 किसका? कंपोजिशन स्कीम का। सेक्शन 11, नोटिफाइड एग्जम्पशंस। सेक्शन 12, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 13, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सेक्शन 14, टाइम ऑफ सप्लाई व्हेन चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी। सेक्शन 15, वैल्यूएशन। सेक्शन 16, कंडीशंस फॉर आईटीसी। सेक्शन 17, ब्लॉक्ड क्रेडिट और अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। सेक्शन 18, आईटीसी इन स्पेशल circumstances. Section 19, ITC in case of job work. Section 20, input service distributor, and Section 21, reversal of excess ITC। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 21 तक के सेक्शंस। और यहाँ पे खास बात ये कि एक और कंटेंट रह गया हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि ये जो सारे सेक्शंस हमने कवर किए ये कौन से एक्ट के सेक्शंस हैं? सीजीएसटी एक्ट के। लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई के सेक्शन कहां गिवन है? आईजीएसटी एक्ट में गिवन है। और आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 10 किसकी बात करता है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 11 भी किसकी बात करता है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन क्रॉस बॉर्डर। सेक्शन 12 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, और सेक्शन 13 भी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन क्रॉस बॉर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टेंस हम जो जीएसटी रिवीजन का पार्ट करने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं
स्टडी नोट 1 to 4। और स्टडी नोट 1 to 4 में हम क्या क्या कवर करेंगे? हम बेसिक्स को कवर करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई को कवर करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई को कवर करेंगे, वैल्यूएशन को कवर करेंगे और इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम कवर करेंगे। ठीक है, जब ये स्टडी नोट यहां हो जाएगा तब हम इसके कंसेक्यूटिवली नेक्स्ट सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Just a minute. तो लेट्स स्टार्ट। होप पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही होगी। मतलब अभी तो बस है ना, गाड़ी को फास्ट स्पीड में भगाना है और अब एग्जाम देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिकॉज ये शॉर्ट नोट हैं और ये एक हमें लिमिटेड पेज में कवर करने होते हैं, इसीलिए हमारे जीएसटी कंटेंट का जो सबसे पहला पॉइंट आता है आर्टिकल 246A, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी जाए जीएसटी को लेवी करने की। इसको यहाँ पे इन 25 पेजेस के नोट्स में जगह मिली है पेज नंबर 18 पे, है ना। तो पेज नंबर 18 से मैं ये आर्टिकल 246A आपके लिए रिवाइज कर रही हूँ। और आर्टिकल 246A किसके बारे में बात करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को किस तरीके से एम्पावर किया गया जीएसटी को लेवी करने के लिए एंड कलेक्ट करने के लिए। रीजन बिहाइंड इट, इंडिया में किसी भी टैक्स को लगाने की और टैक्स को कलेक्ट करने की पावर आर्टिकल 265 देता है और 246 एक मैनर बताता है। हमने क्लास में पढ़ा था शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, ठीक है ना। और मतलब स्टेट लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली लिस्ट और लास्ट वाली कॉन्करेंट लिस्ट। तो ठीक है ना, यूनियन लिस्ट में जगह है जीएसटी को, ना स्टेट लिस्ट में जगह है और न ही कॉन्करेंट लिस्ट में जगह है, क्योंकि जीएसटी लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है। तो दोनों को पावर देने का तरीका क्या ऑप्ट किया गया? आर्टिकल 246A। आर्टिकल 246A सेंट्रल और स्टेट को एम्पावर करता है जीएसटी को लेवी करने के लिए और कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, और किस तरीके से पावर देता है कि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई तो पावर किसके पास है? सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगाएगी और कलेक्ट करेगी? सीजीएसटी, और स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी लेवी एंड कलेक्ट करेगी इंट्रा स्टेट के केस में। और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई न हुई तो फिर क्या होगी? इंटर स्टेट सप्लाई होगी। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। लेवी एंड कलेक्ट करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन हाफ ऑफ द आईजीएसटी किसको चला जाएगा? स्टेट को चला जाएगा। ठीक है, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो जीएसटी है वो कैसा टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड, कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। कंजप्शन बेस्ड, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो आर्टिकल 246A ने क्या किया? एम्पावर किया। किसको एम्पावर किया? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को इंडिया में कैसे जीएसटी को लेवी किया जाएगा और कैसे जीएसटी को कलेक्ट किया जाएगा। और साथ में ये पावर दी कि कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे हाल फिलहाल जीएसटी नहीं लगेगा। कौन से प्रोडक्ट हैं? 5। क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। हाल फिलहाल इन पे जीएसटी नहीं लग रहा है, इन पे जीएसटी लगेगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी।
ठीक है, तो ये आर्टिकल 246A एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीजन बिहाइंड इट, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिली जीएसटी को लेवी एंड कलेक्ट करने की, ये कहां दिया हुआ है, आर्टिकल 246A में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आपके नोट्स में फर्स्ट पेज पे। ठीक है, अभी आपको पता है इस बार एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। एग्जाम का पैटर्न कैसे चेंज हो गया है, अभी आपको सीएमए इंटर की बात कर रही हूं मैं, एंड फाइनल में भी ऐसा ही है। 20 मार्क्स एमसीक्यू हैं, और ये जो 20 मार्क्स है इसमें आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे अगले 20 मार्क्स के पेपर के लिए। और ये 10 क्वेश्चंस, इट में बी शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव आंसर भी हो सकता है, फिलअप भी हो सकता है। ठीक है, कोई डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट कैसा पेपर पैटर्न देता है। अभी की जो प्रैक्टिस पेपर्स आपके इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किए हैं, वहां पर तो 1 वर्ड का आंसर दिया हुआ है इस 10 मार्क्स के वेटेज के लिए, बट इट मे बी पॉसिबल कि 1 लाइनर आंसर्स आपको मिल जाएं, छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएं। तो ये 20 मार्क्स का पेपर कैसा रहेगा, 1 मार्क ईच, और ये जो 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कैसे रहेंगे, 2 मार्क ईच। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द पेपर में आपको 12-12 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन, हाँ ये हो गया हमारा पार्ट ए, ये हो गया हमारा पार्ट बी, हाँ पार्ट सी में भी हमको 12 मार्क्स ईच के क्वेश्चन मिलेंगे, 6 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें हमको कितने करने हैं, 4। और पार्ट डी में हमको क्या मिलेगा, कंपल्सरी क्वेश्चन। सो दिस इज द पेपर पैटर्न। यहाँ पे स्पेसिफिकली बताने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, एक बार क्योंकि पार्ट बी का पैटर्न चेंज हुआ है, इसके लिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी को फर्स्ट लेवी किया फ्रांस ने लेवी किया, 1954 में लेवी किया। सवाल आता है इंडिया में जीएसटी मॉडल क्या है, ड्यूअल जीएसटी मॉडल है। क्यों ड्यूअल जीएसटी मॉडल है, बिकॉज जीएसटी लेवी और कलेक्ट करने की पावर सेंट्रल के पास है एज वेल एज स्टेट की पास है। अभी कोई ये पूछे कि ये ड्यूअल जीएसटी मॉडल कहां से आया, कहां क्या जवाब देंगे, आर्टिकल 246A से आया। ड्यूअल जीएसटी पावर कहां से आई, आर्टिकल 246A से आई। जी आपके इंस्टीट्यूट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन, जीएसटी जो है वो कैसा टैक्स है, कंजप्शन और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल से काम करता है। ठीक है, कई बार आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने मल्टीपल टैक्सेस को जीएसटी में सब्ज्यूम किया गया। 17 मल्टीपल टैक्सेस को जीएसटी में सब्ज्यूम किया गया, और इसमें से ये जो लिस्ट है वो उन पर्टिकुलर टैक्सेस की बात करती है जिसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, बहुत तरीके के सेस हैं, स्टेट वेट है, सीएसटी है, परचेज टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, एंट्री टैक्स है, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, लॉटरी बेटिंग, स्टेट सेस एंड सरचार्ज। ठीक है, इतने टैक्सेस को सब्ज्यूम करती है। अभी ये नंबर ऑफ टैक्सेस के नाम कैसे ध्यान रखने हैं, कभी कभी एमसीक्यू में 4 टैक्सेस के नाम दे दिए जाते हैं और सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन से टैक्स को इसमें जीएसटी में सब्ज्यूम किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आपको ये पूछा जाए कि कौन से टैक्स को जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं किया गया है, कस्टम ड्यूटी जीएसटी का हिस्सा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, जीएसटी की रिकमेंडरी बॉडी कौन है, जीएसटी काउंसिल है ना। रिकमेंडेशन देने का काम काउंसिल करती है, लेकिन काउंसिल के रिकमेंडेशन कब अप्लाई होंगे, जब गवर्नमेंट उसे क्या करेगी, नोटिफाई करेगी। लेकिन काउंसिल क्या काम करती है, केवल रिकमेंडेशन देने का काम करती है। किसको देती है रिकमेंडेशन, सेंट्रल को भी देती है और स्टेट को भी देती है। ठीक है, अभी ये जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन,
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो प्रदेश के हमारे जो देश के जो वित्त मंत्री होते हैं, निर्मला सीतारमन, ही शी इज अ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन भी हैं। और बाकी के मेंबर्स कौन होंगे? हाँ, मिनिस्टर ऑफ चार्ज ऑफ फाइनेंस जिनके पास है, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं। यहाँ पर ये क्यों ध्यान रखने की जरूरत है? क्योंकि कभी कभी जीएसटी काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल आ जाता है कि जीएसटी काउंसिल को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल आएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कौन कौन जीएसटी काउंसिल में शामिल है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल का गाइडिंग प्रिंसिपल, ट्रू फॉल्स में कभी एक गाइडिंग प्रिंसिपल शब्द आपको मिल सकता है। तो जीएसटी काउंसिल का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? इस बात को इंश्योर करना कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई लड़ाई ना हो, एक हार्मोनाइजेशन, हाँ, एक तालमेल बना रहे। नाउ फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। देखिए, जीएसटी काउंसिल का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? ये केवल क्या देती है? सलाह देती है, रिकमेंडेशन देती है। किस किस पे रिकमेंडेशन देगी? टैक्स रेट पे देगी। एग्जम्पशंस कहाँ होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड लिमिट, याद है? थ्रेशोल्ड लिमिट, कितनी लिमिट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? थ्रेशोल्ड लिमिट। सेंट्रल स्टेट में लड़ाई होगी तो झगड़ा कैसे सेट आउट होगा, एंड कानून जीएसटी से रिलेटेड कैसे बनाए जाएंगे। ये 5 बातों पर जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देती है। जीएसटी काउंसिल पे फ्रीक्वेंटली शॉर्ट नोट आ जाता है, ठीक है, और फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछा जा सकता है। क्या बोल रहे हो यश? देखिए, अच्छा, अब एक और आपको, अभी आप पूरा जीएसटी, अभी आप क्योंकि फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, ये शॉर्ट नोट आपके लिए कैसे वर्क करेंगे, यहाँ पे सब मेन बातें लिखी हुई है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखिए पूरा लिखा हुआ है, लेकिन जब फंक्शन की बात आएगी तो यहाँ पर केवल आपको 5 शब्द लिखे हुए मिलेंगे, बट 5 शब्द नहीं लिखने हैं, है ना। एग्जाम में 5 सेंटेंस बना के लिखने हैं। ये केवल इसलिए क्विक रिवीजन, 5 शब्द देखे, दिमाग में क्लिक कर गया कि जीएसटी काउंसिल किन बातों पर रिकमेंडेशन देता है। चलिए, अगला टॉपिक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क क्या करता है? ये हमारे जीएसटी का हाँ, टेक्निकल बैकबोन है। टेक्निकल बैकबोन है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होगा, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होगा, ये सब काम कौन देखेगा? जीएसटी नेटवर्क देखेगा। और आपने ये भी देखा होगा जब आपने जीएसटी पढ़ा था कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का आपस में सेटलमेंट होता है, तो वो सेटलमेंट कौन करेगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क करेगा, ठीक है। और सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ आईटी बेस्ड है, सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और ये आईटी बेस्ड सारा काम करने का दारोमदार जिम्मेदारी किसके पास? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के पास, ठीक है। तो जीएसटीएन का सेटअप कैसे हुआ? इट्स अ क्रिएशन ऑफ कॉमन एंड शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर फंक्शंस फेसिंग टैक्स पेयर। मतलब डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर को कैसे काम करना है, किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन देगा? जीएसटीएन देगा, ठीक है। क्या क्या काम है इसके? रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, रिटर्न्स, चालान्स, सेटलमेंट ऑफ जीएसटी, हाँ, एंड जनरेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स। मींस कहां से ज्यादा टैक्स आ रहा है, सरकार को किधर वर्कआउट करने की जरूरत है, ये सब बात करेगा। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंटल फंक्शंस हैं, चाहे वो अप्रूवल हो, असेसमेंट हो, ऑडिट हो, अपील हो, एनफोर्समेंट हो, वो सब भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के थ्रू होगा, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई डाउट? चलिए, तो ये हमारा स्टडी नोट 1, ये जो आपने ऊपर पढ़ा, ये क्या खत्म हो गया? स्टडी नोट 1, ठीक। अब स्टडी नोट 2 में हमारा क्या था? सप्लाई, है ना। 5 पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई, 5 पैरामीटर सप्लाई के, यानी अगर ये 5 पैरामीटर पूरे होंगे तभी सप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब एक भी बच्चा छूटा
सुरक्षा चक्र टूटा। 5 पैरामीटर, 5 पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर क्या था? हाँ, गुड्स होना चाहिए या सर्विस होना चाहिए। हाँ, और क्या होना चाहिए? बिजनेस पर्पस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए। और क्या? टैक्सेबल सप्लाई इन टैक्सेबल टेरिटरी होना चाहिए और टैक्सेबल पर्सन, है ना। यानी अगर सवाल आता है क्या ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रही हूं। सवाल आता है क्या सप्लाई पे जीएसटी लगता है? जवाब होगा हाँ, सप्लाई पे जीएसटी लगता है, शर्त ये 5 पैरामीटर पूरे होने चाहिए। इसीलिए हम इसे कहते हैं सप्लाई प्लस 5। दूसरा सवाल आता है क्या सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है? आपका जवाब हाँ, सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है, शर्त सप्लाई के साथ ये 5 पैरामीटर पूरे होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब सप्लाई सेक्शन यानी सेक्शन 7 अट्रैक्ट हुआ तो सप्लाई होगी, और अगर सेक्शन 7 अट्रैक्ट नहीं हुआ तो सप्लाई नहीं होगी। और जीएसटी लेवी होने के लिए कौन सी घटना चाहिए? सप्लाई। अगर सप्लाई हुई तो जीएसटी लेवी होगा, और अगर सप्लाई नहीं हुई तो जीएसटी लेवी नहीं होगा। अब जीएसटी लॉ बोलता है सप्लाई 3 तरीके से हो सकती है, या तो 7(1) ए की सप्लाई, या 7(1) बी की सप्लाई, या 7(1) सी की सप्लाई। अगर 7(1) ए की सप्लाई हुई तो कितने पैरामीटर पूरे होंगे? 5 पैरामीटर पूरे होंगे। और 7(1) ए क्या बोलता है? इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, गुड्स और सर्विस और बोथ, और जितने भी नाम आप ले लो, सेल, ट्रांसफर, लीज, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, डिस्पोजल, व्हाटएवर इट इज। लेकिन क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए और बिजनेस पर्पस होना चाहिए, यानी 5 पैरामीटर पूरे होने चाहिए। 7(1) बी की सप्लाई में कितने पैरामीटर? 4 पैरामीटर। सेक्शन 7(1) बी की सप्लाई क्या बोलती है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगेंस्ट कंसिडरेशन वेदर फॉर बिजनेस और नॉट, यानी इंपोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए और साथ में कंसिडरेशन होना चाहिए। बिजनेस होगा तो भी चलेगा और नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, दिस इज 7(1) बी की सप्लाई। 7(1) सी की सप्लाई। अब 7(1) सी के साथ नाम याद रखेंगे, शेड्यूल 1। 7(1) सी बोलती है कि हम सप्लाई मानेंगे उन एक्टिविटीज को जिन पे कंसिडरेशन नहीं हो, है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन वो एक्टिविटीज कहाँ लिखी होनी चाहिए? शेड्यूल 1 में लिखी होनी चाहिए। या यूं कह दीजिए, सवाल ऐसा आता है कि शेड्यूल 1 में लिखी एक्टिविटीज के लिए क्या कंसिडरेशन मैंडेटरी है? नहीं, होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। तो सेक्शन 7(1) सी शेड्यूल 1 में कितनी एक्टिविटीज शामिल हैं? 4। पहली, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, ठीक है, वेदर फॉर कंसिडरेशन और नॉट, बट ITC must have been availed. Second one, supply of goods or service between related और distinct person. ठीक है, related person हमने क्या पढ़ा था? रिलेटेड पर्सन में 2 पैन, 2 GST रजिस्ट्रेशन, बट सेक्शन 15 वाली रिश्तेदारी। ठीक है, सेक्शन 15 का रिलेशनशिप। डिस्टिंक्ट पर्सन, 1 पैन पे 2 रजिस्ट्रेशन, डिस्टिंक्ट पर्सन सेम पैन पे 2 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि हाँ, अगर 50,000 रुपए तक का गिफ्ट कौन किसको दे? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे तो चलेगा, कोई खास बात नहीं है। अगर 50,000 से ज्यादा हुआ तो फिर पूरी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, थर्ड एक्टिविटी 7(1) सी की, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल। और फोर्थ वन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे एक बात नोट करेंगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस 7(1) बी में भी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस 7(1)
सी में भी है, हाँ। 7(1)(b) में जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है वहां पे कंसिडरेशन है, बिजनेस है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। बट 7(1)(c) में कंसिडरेशन नहीं है बट बिजनेस पर्पस होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो दिस इज सेक्शन 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c). इसके बाद 7(1)(a), 7(1)(a) रीड विद शेड्यूल 2। 7(1)(a) हमें ये नहीं बताता कि सप्लाई होगी या नहीं होगी, ये केवल हमें ये बताता है कि गुड्स है या सर्विस है, केवल ये बताता है गुड्स है या सर्विस है। अगर किसी चीज का टाइटल ट्रांसफर हो तो गुड्स, केवल राइट या पोजेशन ट्रांसफर हो तो सर्विस, ठीक है। पोजेशन अभी और टाइटल फिर कभी, गुड्स। एग्जाम्पल हायर परचेज, ठीक है, ओके। चलिए, ऐश्वर्य, अरिहंत, अतिशय, भावना, धैर्य, दिशा, गोपाल, सब इधर ही है ना? लिंक कर पा रहे हैं जो क्लास में चल रहा है? सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। वी आर जस्ट डूइंग अ फास्ट ट्रैक रिविजन। चंचल, यस मैम। ओके, ठीक है। अभी किसी किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप अपने डाउट नोट डाउन करके रखें। व्हेन वी ओवर द क्लास, उसके बाद मैं आपका 5-10 मिनट का, 15 मिनट का डाउट सेशन ले लूंगी। आपको कोई डाउट हो तो आप तब पूछ लीजिएगा, ओके। चलिए, 7(1)(a) शेड्यूल 2। तो 7(1)(a) में हमने गुड्स के बारे में बात की, सर्विस के बारे में बात की। दूसरा, लैंड और बिल्डिंग, हाँ, अगर लीज पे दो, रेंट पे दो, टेनेंसी राइट पे दो, उसे क्या मानते हैं? सर्विस मानते हैं। अगर हमने बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पज से दी है तो एग्जाम, और कमर्शियल पर्पज से दी है तो सर्विस मानेंगे, ठीक है। किसी दूसरे के गुड्स पे कुछ ट्रीटमेंट प्रोसेस करोगे तो सर्विस, एग्जाम्पल जॉब वर्क, ठीक है। बिजनेस एसेट्स का परमानेंट ट्रांसफर हुआ तो गुड्स, और टेम्परेरी ट्रांसफर हुआ तो सर्विस। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति डी रजिस्टर हो जाए तो जो भी उसकी बिजनेस असेट्स हैं क्या मानी जाती है? डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। हाँ, एक्सेप्शन 2 है। अगर उस डी रजिस्टर्ड व्यक्ति का बिजनेस एज इट इज किसी को ट्रांसफर हो जाए या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जीएसटी पे करने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। लिखे हुए हैं दोनों एक्सेप्शन यहाँ पे। नाउ सेक्शन 7(1)(a) की आखिरी बात, सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी कुछ एक्टिविटीज को आंख बंद करके क्या मानना है? सर्विस। किसी को आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दीजिए। कंस्ट्रक्शन सर्विस, याद है, आपने कोई बिल्डिंग, कोई कमर्शियल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट किया है जिसका पर्पस क्या है? क्या है? होली और पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ सेल, और एंटायर या फिर पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले रिसीव हो तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन सर्विस। और अगर एंटायर कंसिडरेशन बाद में रिसीव हुआ तो फिर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, कॉपीराइट का टेम्परेरी ट्रांसफर किसी को कीजिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, ऑलवेज सर्विस। नॉट टू डू समथिंग, कुछ करना या कुछ ना करना, किसी चीज को से रिफ्रेन रहना, किसी चीज को प्रोहिबिट करना, ये भी क्या है? सर्विस। राइट टू यूज, किसी को राइट टू यूज देना, ठीक है। 2 शब्द ध्यान रखिएगा, किसी चीज का राइट दें वो भी सर्विस है, और राइट टू यूज दें वो भी सर्विस है। राइट दें वो भी सर्विस है, और राइट टू यूज दें वो भी सर्विस है, ठीक है। अब कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब जो कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, हाँ, वो अगर गुड्स का ट्रांसफर अपने मेंबर को करे तो दैट इज ट्रीटेड एज गुड्स, ठीक है। हमेशा 7(1)(a) केवल गुड्स या सर्विस की आइडेंटिटी बताएगी, कभी भी बात नहीं करेगी कि जीएसटी लगना है या नहीं लगना है। जीएसटी लेवी होगा या नहीं होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? 7(1) छोटा वाला a, छोटा वाला b, छोटा वाला c, ठीक। चलिए,
सेक्शन 712 सप्लाई एक्सक्लूड्स, ठीक। शेड्यूल 3 ये एक्टिविटीज ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस हैं। फर्स्ट वन, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विस दे, ठीक, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सेकेंड वन, कोर्ट या ट्रिब्यूनल किसी को सर्विस दे, एमपी एमएलएज पंचायत सर्विस दे। फोर्थ वन, वो फ्यूनरल क्रिमेशन ब्यूरियल, वो जलाने दफनाने लटकाने वाली सर्विस। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वैसे भी जीएसटी के दायरे में आती ही नहीं है। एक्शनेबल क्लेम, याद है जब हमने गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने एक्शनेबल क्लेम को क्या माना था, गुड्स, लेकिन कौन से वाले, ध्यान रखिएगा, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। तो कोई भी एक्शनेबल क्लेम जो लॉटरी नहीं है, बेटिंग नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे, ठीक। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यूएसए से गुड्स श्रीलंका जा रहा है, जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, ठीक। सप्लाई ऑफ वेयरहाउस्ड गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन, याद है हम कस्टम में पढ़ते हैं कि ड्यूटी कब लगती है, जब आप गुड्स को होम कंजप्शन के लिए क्लियर कराएं, है ना, क्योंकि हम कस्टम में पढ़ते हैं विदेशी गुड्स देशी कब बनते हैं, जब गुड्स को हम होम कंजप्शन के लिए क्लियर कराएं। आपने गुड्स को होम कंजप्शन के लिए क्लियर ही नहीं कराया, उसके पहले ही वेयरहाउस में पड़े हुए गुड्स आप बेच रहे हैं, जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर अभी तक गुड्स होम कंजप्शन के लिए क्लियर ही नहीं हुए और आपने बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल माल जहाज में पड़ा है और आपने उसको बेच दिया, जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, क्लियर, ओके, यस। चलिए एक बार रेज योर हैंड, आप कितने लोग ऐसे हैं जो अभी जीएसटी अपने आप पूरा रिवाइज कर चुके हैं? ओके, आधे लोग तो ऐसे भी होते हैं ना, बताना ही नहीं चाहते हैं, पड़ोसी को पता चल जाएगा मैंने कितनी पढ़ाई कर ली। चलो चलिए 7 सबसेक्शन 3, गवर्नमेंट को पावर होती है कि काउंसिल की रिकमेंडेशन पे किसी भी गुड्स को सर्विस को गुड्स मान सकती है, हाँ ठीक है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ठीक, लेकिन जो हमने ऊपर पढ़ा है 7(1)(a) सेक्शन 7, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सेक्शन 25 डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, एक पेन पे 2 जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर हमने पढ़ा। चलिए, तो ये सेक्शन 7 था सप्लाई के लिए। थोड़ा सा सीक्वेंस में बात करते हैं, अगले पेज पे, पेज नंबर 4 पे देखिए, कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई, सेक्शन 8। एक बात और, सेक्शन 8 कॉम्पोजिट और मिक्स्ड सप्लाई के टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 30 और 2 सबसेक्शन 74 में दी है। नहीं, डेफिनेशन कोई भी आए ना, अगर बहुत दिल कर रहा है सेक्शन लिखने का तो सेक्शन 2, हाँ, ये 30, 40, 33 कभी नहीं लिखना। बहुत जोर जोर से मन करे, बहुत कॉन्फिडेंस आए तो भी सब सेक्शन नहीं लिखने हैं, नहीं लिखने हैं ना, एग्जाम में बहुत स्ट्रेस होता है। चलिए, कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई, कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई हमेशा कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेगा, राइट। तो कॉम्पोजिट सप्लाई 2 और मोर गुड्स और सर्विस और बोथ, 2 या 2 से ज्यादा गुड्स और सर्विस का कॉम्बिनेशन। बट कॉम्पोजिट सप्लाई में वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा? नेचुरली बंडल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब जैसे राजधानी में बैठते हैं तो खाना मिलता है, जैसे तेजस में बैठते हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है। बैठे आप तेजस वाली? मैं भी नहीं बैठी, मेरा भी एक सपना है। सुना है तेजस?
एक नई ट्रेन चली है, हाँ, लग्जरी फैसिलिटी देती है। तो तेजस की टिकट में वो सब शामिल है। आप घर से पराठे पैक करके लेके जाना चाहें तो वो आपका चॉइस है। तो कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल्ड है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और कंपोजिट सप्लाई की खास बात, इसमें दो सप्लाईज होती है। एक तो कौन सी वाली होती है, प्रिंसिपल, और एंसिलरी। बॉस कौन है, प्रिंसिपल, और बाकी के सारे सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट किसको फॉलो करते हैं, बॉस को फॉलो करते हैं। और दे कैन नॉट बी सप्लाइड सेपरेटली, वो कॉम्बिनेशन है, मार्केट में ऐसा ही ट्रेड होता है। अब कंपोजिट सप्लाई का टैक्स ट्रीटमेंट कहां दिया है, 8A में। और कंपोजिट सप्लाई का टैक्स ट्रीटमेंट ये बोलता है कि पूरी की पूरी कंपोजिट सप्लाई को किसकी सप्लाई मान लेना। और प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी होती है, डोमिनेंट नेचर वाली। ठीक, चलिए इसके बाद दूसरी सप्लाई मिक्स सप्लाई। ये भी कॉम्बिनेशन होगा बट नेचुरली बंडल्ड नहीं है, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। दे कैन बी सप्लाइड सेपरेटली इंडिपेंडेंटली। और टैक्स ट्रीटमेंट कैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो हाईएस्ट टैक्स रेट है पूरे कॉम्बिनेशन में वही सबकी टैक्स रेट बन जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये था सेक्शन 8। सेक्शन 8 के बाद सेक्शन 9। सेक्शन 9 किसको बात करता है, चार्जिंग सेक्शन को। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन कभी कभी 2 नंबर के सवाल में आपको ये चार्जिंग सेक्शन लिखने को आ सकता है ना। तो चार्जिंग सेक्शन कहता है जीएसटी विल बी लेवीड ऑन। अच्छा, एक और बात, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन किसका है, सीजीएसटी एक्ट का, तो किसकी बात करेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात करेगा। तो चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है, सीजीएसटी शैल बी लेवीड ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज, हाँ, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन ऑन वैल्यू एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 एट सच रेट्स up to 20% as notified by government on recommendation of GST Council। इस शॉर्ट नोट में यहां पे एक बात नोट कर ले कि सीजीएसटी की मैक्सिमम रेट क्या हो सकती है, 20%। तो फिर एसजीएसटी की भी मैक्सिमम रेट क्या हो सकती है, और आईजीएसटी की 40%। बट एट प्रेजेंट हाईएस्ट रेट क्या है, किसी भी प्रोडक्ट पे कितनी है, 28%। वेरी गुड, 28%, बिल्कुल 28%। ठीक है, चलिए 9 सबसेक्शन 2, ये भी चार्जिंग सेक्शन का हिस्सा है, लेकिन 9 सबसेक्शन 2 बोलता है कि इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जीएसटी लगेगा, पर अभी नहीं, जब काउंसिल रिकमेंड करेगा और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। ठीक है, हाँ। तो अच्छा, अभी आपको एक और, ये 5 प्रोडक्ट अभी हम पहले भी रिवाइज किए थे हमने। एक और सवाल, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए गिव एनी 2 आइटम्स फॉर व्हाट इज कॉल्ड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब वो सप्लाई जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती। तो आप कितने नाम लिख सकते हैं, देखो, एक तो 5 ये, और छठा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन हमेशा नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, लेकिन ये 5 जब तक नोटिफाई नहीं हो जाते। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या हुई, वो सप्लाई जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती, विच इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी, ये नॉन टैक्सेबल। तो ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है अभी। और इसी तरीके से लिकर भी क्या है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, चलिए 9394 आरसीएम है। आरसीएम को हम अलग से कवर करेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को हम अलग से कवर करेंगे। और 9 सबसेक्शन 5 आपको याद है, हाँ, 9 सबसेक्शन 5 वो सर्विसेज जिनके ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी जमा कराने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सी थी, ओला, ओयो, अर्बन क्लैप। ओला मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
पैसेंजर, ओयो मतलब होटल अकोमोडेशन, और अर्बन क्लैप मतलब हाउसकीपिंग। ठीक, चलो। ठीक, अच्छा गुड्स, अच्छा जीएसटी किस पे लगता है? गुड्स पे, सर्विस पे, या दोनों पे? या तो गुड्स पे या सर्विस पे या दोनों पे। ठीक है, अच्छा गुड्स की डेफिनेशन मतलब सब तरीके की इमूवेबल, सॉरी सब तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन जीएसटी को क्या पसंद नहीं है? मनी एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, लेकिन गुड्स में क्या शामिल है? एक्शनेबल क्लेम। कितने? 3, केवल 3, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग। और बाकी के एक्शनेबल क्लेम का क्या? न तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, न सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, केवल यही 3 एक्शनेबल क्लेम्स हैं जो कि जीएसटी के दायरे में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या शामिल है? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स जो जमीन से जुड़ी हुई हैं, या तो जिनको अलग कर लिया गया है या अलग करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये सब गुड्स हैं। सर्विस, गुड्स और सर्विस एक मयान में दो तलवार। अगर कोई चीज गुड्स नहीं है तो क्या है? सर्विस है। ठीक है, और सर्विस को भी किससे नफरत है? मनी एंड सिक्योरिटीज से। लेकिन एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना, एक डिनोमिनेशन को दूसरे डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये सब क्या है? सर्विस। ये मनी नहीं है, ये मनी से रिलेटेड सर्विस है। ट्रांजैक्शंस इन मनी है, ये क्या है? ट्रांजैक्शन इन मनी। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, आपको एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आए कि ट्रांजैक्शन इन मनी पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है, तो जवाब क्या होगा? ट्रांजैक्शन इन मनी पे जीएसटी लगेगा सब्जेक्ट टू सेपरेट कंसीडरेशन। अगर ट्रांजैक्शन इन मनी में सेपरेट कंसीडरेशन है तो जीएसटी लगेगा। जैसे जब मनी करेंसी कन्वर्ट करते हैं तो मनी एक्सचेंजर कमीशन लेता है, जब कैश को डीडी में कन्वर्ट करते हैं तो बैंक कमीशन लेता है, तभी वो सर्विस है। अच्छा इसके अलावा ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज सर्विस है क्या? ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज इज अ सर्विस और नॉट? कौन जवाब देगा? किससे पूछें? कृष्ण गोपाल, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज सर्विस है क्या? सवाल पूछते ही सब साइलेंट हो जाते हैं। ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज सर्विस नहीं है, अरेंजिंग द ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज सर्विस है। मतलब ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज का मतलब मैं सिक्योरिटीज बेचूं या खरीदूं, वो सर्विस नहीं। हाँ, कोई भी व्यक्ति अगर सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन को अरेंज करवाए, जैसे ब्रोकर्स क्या करते हैं? सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन को अरेंज करवाते हैं, शेयर खरीदवाते हैं और बिकवाते हैं, वो क्या करते हैं? सर्विस देते हैं। आप खुद शेयर खरीदेंगे बेचेंगे तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आते। अच्छा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई के बारे में भी हमने बात की। कंसीडरेशन, अच्छा जीएसटी में कंसीडरेशन केवल मॉनेटरी हो सकता है या नॉन मॉनेटरी हो सकता है? दोनों, मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। बट नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन होगा तो उसे मनी वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा बताइए, डिपॉजिट कंसीडरेशन है या नहीं है? अगर रिफंडेबल है तो कंसीडरेशन नहीं है, अगर नॉन रिफंडेबल है तो है। ठीक है, ओके। कंसीडरेशन कौन दे सकता है?
रिसिपिएंट दे सकता है या रिसिपिएंट के बिहाफ पे कोई और दे सकता है। ओके, कुछ करना ही कंसिडरेशन है या किसी के लिए कुछ ना करना भी कंसिडरेशन? दोनों, ना करना भी कंसिडरेशन है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिली हुई सब्सिडी कंसिडरेशन है? नहीं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी खाओ पियो बचाओ, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या कवर किया? सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 में हमने अभी आरसीएम नहीं पढ़ा है डिटेल में, बट बेसिक बात की। ओके, बढ़े आगे? ठीक है, चलिए। ओके, किसके बारे में बात करेंगे आप? सेक्शन 10 के बारे में। सेक्शन 10 किसके बारे में बात करता है? कंपोजिशन स्कीम के बारे में बात करता है। और ये कंपोजिशन स्कीम को ना आपके एग्जाम से बहुत प्यार है, मतलब एग्जाम हो और कंपोजिशन का क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिकल आता है। यहाँ पे वाटर बॉटल रखी, तो कंपोजिशन का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। मोस्ट प्रोबेबली 90% प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। और आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चन पैटर्न है, क्वेश्चन वैसा ही पूछा जाता है, और वो मॉड्यूल के सब क्वेश्चन हमने क्लास में किए। तो एक एक बार, 2 बार आप उनको अपनी आंखों के आगे से जरूर निकालें। और आंखों के आगे से ऐसे निकालना नहीं होता, उनकी आंखों से फोटो नहीं खींचनी है ना? हाँ, आंखों से फोटो खींचना समझते हैं ना? आंखों से फोटो नहीं खींचनी है, पेन से क्वेश्चन करना है, बुक बंद करके, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। वो जरूर, अगर अभी भी नहीं किया है ना, तो एक एक बार बिना देखे क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि जब बुक खुली होती है ना तो आसान लगता है। चलिए, कंपोजिशन। ओके, कंपोजिशन स्कीम क्या है? एक तरीके का बेनिफिट है जो गवर्नमेंट देती है, किसको? स्मॉल डीलर्स को। और स्मॉल डीलर्स को हम पढ़ते समय क्या कहते थे? छोटू सेठ कहते थे। और छोटू सेठ कौन होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका पैन बेस एग्रीगेट टर्नओवर अक्रॉस ऑल स्टेट्स, ऐसा ही पढ़ते थे। एक पैन पे सारा टर्नओवर कितना हो? नॉर्मल स्टेट है तो अप टू 1.5 करोड़, और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो अप टू 75 लाख। अगर केवल इतना आपका एग्रीगेट टर्नओवर है, कब? इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो फिर इस साल आप क्या कहलाएंगे? छोटू सेठ। और अगर आप छोटू सेठ हैं तो अपनी जिंदगी आप बिंदास जी सकते हैं, आपको जीएसटी के रूल रेगुलेशन के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये एग्रीगेट टर्नओवर ना बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि आपको कंपोजिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? एग्रीगेट टर्नओवर पे डिपेंड करेगा। एग्रीगेट टर्नओवर को हम क्या बोलते थे? टोटल काम धंधा। और एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या शामिल होगा? आपकी सारी, टोटल काम धंधा मीन्स आपकी सारी टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जम्प्टेड सप्लाईज, गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट, और इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, बिटवीन एक पैन पे 2 रजिस्ट्रेशन, बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। और एक बात, कॉम्पोजिशन में एग्रीगेट टर्नओवर को इंटरेस्ट से बहुत चिड़ है। मतलब इंटरेस्ट, किस पे इंटरेस्ट? लोन, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, वो इसका पार्ट नहीं बनेगा। अच्छा, और कुछ अगर इनवर्ड सप्लाई पे अगर आपने सीजीएसटी, एसजीएसटी पे किया है तो उसे हटा दीजिए। ठीक, चलिए, तो ये हमने टर्नओवर की लिमिट पढ़ ली। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट हमारे कितने हैं? 7 स्टेट्स है मैम।
ठीक, चलिए तो इसके बाद अच्छा, और एक बात, ये जो जस्ट अ मिनट, हाँ, कंपोजिशन किस कैटेगरी के पर्सन को मिलेगा? मैन्युफैक्चरर को मिलेगा। हाँ, फूड और सर्विस मतलब ये कौन से हो गए? आउटडोर केटरिंग। ठीक है, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट ना आप अपडेट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हाँ है ना, 75 लाख जिनके लिए है, ओके, तो ये यहाँ पे चेंज कर लेंगे अपन, ओके। तो नोट्स में लिखे हुए अपने जो आपके नोट्स हैं उसमें, जो क्लास नोट्स हैं उसमें है कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन स्कीम, यानी आप ऐसा बोलें कि अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी है, या तो आप कौन है? मैन्युफैक्चरर है, या फिर आप कौन है? रेस्टोरेंट या आउटडोर केटरर है, या फिर आप कौन है? ट्रेडर है, या फिर अदर सप्लायर ऑफ सर्विस, जैसे सलोन वाले हो सकते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस वाले हो सकते हैं, जैसे हमारे आपके जैसे प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चरर के लिए जो कंपोजिशन रेट है वो कितनी है? 1%। 1% का मतलब 0.5% CGST, 0.5% SGST। फूड एंड सर्विस 5%, ट्रेडर के लिए भी 1% है, और जो अदर सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं उनके लिए 6%, बट शर्त उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 50 लाख तक ही होना चाहिए। ओके ओके, नाउ एक और बात, ये जो ट्रेडर है ना, इनको 1% किस पे देना है? हाँ, इनको टोटल टर्नओवर पे देना है, बट ट्रेडर को किस पे देना है? केवल टैक्सेबल टर्नओवर पर देना है, ठीक। चलिए एक और बात अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के लिए, क्या बोला मैंने? मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये 2 पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस पैरामीटर पे? एक पैरामीटर क्या है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू लिमिट तक होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने जो सर्विस दी है वो कितनी है? हाँ, इनके टर्नओवर का 10% और 5 लाख, विच एवर इज हायर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक मॉड्यूल में ऐसे हमने 2 से 3 क्वेश्चन किए भी हैं, और एग्जाम में आ भी सकता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर को करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये 2 क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। एक क्राइटेरिया टर्नओवर का क्राइटेरिया है, और दूसरा क्राइटेरिया प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इनका कितना सर्विस पोर्शन था, टर्नओवर का 10% और 5 लाख, विच एवर इज हायर। ये दोनों बातें पूरी होंगी तभी करंट फाइनेंशियल ईयर में इनको कंपोजिशन का फायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए, अगर कंपोजिशन वाले चैप्टर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको कंपोजिशन का फायदा नहीं मिलता, मतलब वो कंपोजिशन नहीं ले सकते। कौन नहीं ले सकते? सप्लायर ऑफ सर्विस अदर देन, है ना, सब्जेक्ट टू सेक्शन, ये सेक्शन 10(2)(a) क्या है? हाँ, ये 50 लाख वाली बात है, इनको मिलेगा।
बट इनके अलावा नहीं मिलेगा। अच्छा, जो लोग नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, लिकर बेचते हो, पेट्रोल बेचते हो, डीजल बेचते हो, इनको कंपोजिशन नहीं मिलती। अगर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते हो तो आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगी। आप अपने गुड्स और सर्विस किसके थ्रू बेचते हो? ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब आप सप्लाई करते हो फ्लिपकार्ट, अमेजोन के थ्रू, स्विगी के थ्रू, जोमेटो के थ्रू, आपको कंपोजिशन नहीं देंगे। कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर जिनको कि काउंसिल ने नोटिफाई किया हुआ है, किनको नोटिफाई किया हुआ है? आइसक्रीम और अदर एडिबल आइस, हाँ, वेदर कंटेनिंग कोका और नॉट, पान मसाला, टबैको एंड टबैको सब्सटीट्यूट्स, इनको भी कंपोजिशन नहीं मिलेगा। मतलब वो चाहे अक्षय कुमार, शाहरुख खान और वो सलमान खान नहीं, कौन है वो तीसरे, हाँ, अजय देवगन, शाहरुख खान और अगर अक्षय कुमार तीनों भी विमल गुटखे का ऐड करें तो भी कंपोजिशन नहीं मिलता। पान मसाला, टबैको सब्सटीट्यूट के मैन्युफैक्चर ट्रेडर्स को कंपोजिशन नहीं मिलता। एरिएटेड वाटर्स, हाँ, जो डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है उनके मैन्युफैक्चरर ट्रेडर को भी कंपोजिशन नहीं मिलता। तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बनते हैं। 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, किसको कंपोजिशन मिलता है, किसको कंपोजिशन नहीं मिलता। इसके अलावा सीटीपी, एनआरटीपी हम रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल नाम। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कंपोजिशन के एलिजिबल नहीं है। 9 सबसेक्शन 3, 9 सबसेक्शन 4 ऑन इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ठीक है। मतलब ऐसे टैक्स पेयर जिनको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई लाइबिलिटी आती है, उनको जैसे आरसीएम में लाइबिलिटी आती है वैसे ही देनी पड़ेगी, ठीक है, उनको कंपोजिशन का फायदा नहीं मिलता। ठीक, कंपोजिशन वाला क्या इशू करता है? बिल ऑफ सप्लाई। ये कभी कभी ये सवाल आ जाता है, बिल ऑफ सप्लाई किसको इशू करना है? एक तो कंपोजिशन डीलर, एक आगे जाके हम पढ़ेंगे जो एक्सक्लूसिव एग्जम्प्टेड सप्लाई करता है। 2 लोगों को बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। ये ना, हाँ, ये नया कंसेप्ट आ गया। हाँ, नॉट अवेलेबल फर्स्ट 2 में है और उसके बाद ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है कंपोजिशन के। हाँ, तो जो भी कंपोजिशन वाला व्यक्ति होगा वो अपने बिल पे मेंशन करेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। और या तो कंपोजिशन लेना है या नहीं लेना है, मतलब राजस्थान में कंपोजिशन डीलर बन गए, गुजरात में नॉर्मल डीलर बन गए, ऐसा नहीं चलेगा। यूनिफॉर्मली या तो पैन पे आपको कंपोजिशन मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, ठीक है। कंपोजिशन वाला व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, कंपोजिशन वाला व्यक्ति अपने बिल पे जीएसटी चार्ज नहीं करता, वो टैक्स नाम से सामने वाले से कुछ भी कलेक्ट नहीं कर सकता। अगर आपको कॉम्पोजिशन का रजिस्ट्रेशन लेना है तो कौन सा फॉर्म नंबर? GST REG 01। एक और खास बात, ये कॉम्पोजिशन के लिए भी यही होता है और नॉर्मल के लिए भी यही होता है, ठीक है, और सीटीपी के लिए भी यही होता है, तीनों के लिए, सीटीपी, नॉर्मल, कंपोजिशन, तीनों के लिए एक ही फॉर्म जाता है, REG 01। कंपोजिशन वाला व्यक्ति न तो आईटीसी ले सकता है ना दे सकता है। अभी कंपोजिशन डीलर को एक रिटर्न भरना है साल में, वो कौन सा है? एनुअल, एक एनुअल रिटर्न जाएगा और GSTR 4 बाय, हाँ, जैसे अगर 19-20 का रिटर्न भरना है तो 30 अप्रैल 20, साल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल। लेकिन कंपोजिशन डीलर को टैक्स कैसे जमा कराना है? क्वार्टरली जमा कराना है, क्वार्टरली, और क्वार्टरली जमा कराने के लिए CMP 08, और कब? क्वार्टर एंड के बाद 18 तारीख, है ना, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च का कंपोजिशन टैक्स 18 अप्रैल को होगा, ठीक। और ये पॉइंट यहाँ पे नोट, कंपोजिशन डीलर को अभी एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नहीं, देखो 2 बातें, अच्छा, रिटर्न
एनुअली और एनुअल, है ना। तो एनुअली रिटर्न जाएगा 30th तक अप्रैल तक, साल खत्म होने के बाद 30th अप्रैल तक, उसके बाद एक एनुअल रिटर्न और भरा जाएगा 31 दिसंबर तक, जैसा नॉर्मल व्यक्ति भरता है। ओके, अगर आप स्विच करना चाहते हैं नॉर्मल से कंपोजिशन में, तो फॉर्म जाएगा GST CMP 02। और एक और बात, हम ITC वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर आप GST से नॉर्मल डीलर बनते हैं तो आपको ITC मिलती है, और अगर आप नॉर्मल डीलर से कॉम्पोजिशन डीलर बनते हो तो आपको ITC वापस करनी पड़ती है। तो ये जो भी आप लेंगे देंगे, ये कब कैसे होगा, ITC 3 से होगा। अच्छा, वंस इंटीमेशन गिवन इन वन स्टेट पैन वाइज इंटीमेशन, अगर किसी एक स्टेट में आपने बता दिया कि मैं कंपोजिशन डीलर हूं, मतलब पूरे इंडिया में बता दिया, बार बार हर स्टेट में आपको इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंपोजिशन की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी, अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगे नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अभी तक क्या इशू करते थे, बिल ऑफ सप्लाई, अब क्या इशू करेंगे, और ये बात की जानकारी डिपार्टमेंट को 7 दिन के अंदर अंदर बता देनी है। ठीक है, हाँ, आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपको कंपोजिशन नहीं देना चाहिए, आप बड़े कारनामे कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, तो आपको क्या इशू होगा, SCN। SCN स्टैंड्स फॉर शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस। हाँ, क्यों आपसे कंपोजिशन स्कीम ना ले ली जाए, शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस। और कितने दिन में जवाब देना है, 15 दिन के अंदर जवाब देना है। और आपके जवाब से जो भी सेटिस्फेक्शन होता है प्रॉपर ऑफिसर को, ये नहीं होता है, वो 30 दिन में आपको क्या इशू करके दे देगा, ऑर्डर। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, इस वाले पोर्शन में से अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते, ये वाले पोर्शन में से। कंपोजिशन जो 10(2)A, रेस्टोरेंट के अलावा जो मिक्स सप्लायर्स हैं या अदर सप्लायर ऑफ सर्विस है, उनको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी 10(2)A में। ठीक है, और जब भी 10(2)A का आप टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, 1 अप्रैल से लेके जब तक आप कंपोजिशन के लिए लायबल होते हैं वो आपको टर्नओवर एक्सक्लूड करना है। ये ना, ये मैंने आपको क्लास में एक एग्जाम्पल भी करवाया था, आपका एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 121। ठीक है, ध्यान से ये एग्जाम्पल नंबर 121 आप वापस से रिपीट करेंगे, वापस से देखेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है कंसेप्ट, वापस आप उसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा, और जब भी हम कंपोजिशन के टर्नओवर की बात करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को शामिल नहीं करते हैं। चलिए, ये था हमारा कंपोजिशन सेक्शन 10। कंपोजिशन के हमने स्टडी मटेरियल के सारे सवाल क्लास में किए हुए हैं, रिपीटेडली मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि वो इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है कि अगर आपने अपने CMA इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के कंपोजिशन के क्वेश्चन कर लिए तो दिस इज मोर देन इनफ है, उसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई रिवाइज कर सकते हैं, यही देखिएगा। चलिए, ठीक है, तो आज पहला दिन था तो आज के लिए इतना। कल हम टाइम ऑफ सप्लाई कवर कर लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कवर कर लेंगे, वैल्यूएशन भी कर लेंगे और ITC भी कर लेंगे। ठीक है, इट इज टुडे 11th, आज 12 है। प्रदीप,
शो कॉज नोटिस, SHOW। ठीक, चलिए अब आपके बोलने की बारी है।